बेटा कल हमने एवापोरेशन को डिस्कस किया था। प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन, एवापोरेशन इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। यहाँ तक हमने कल डिस्कस किया था। आज हम फैक्टर्स इफेक्टिंग एवापोरेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए ना बेटा, यू शुड हैव अटेंड द प्रीवियस लेक्चर्स और यू हैव द ऑप्शन टू रिवाइज योर लेक्चर्स फ्रॉम यूट्यूब। बेटा वहाँ पर भी लेक्चर अपलोड कर दिया जाता है। तो चलिए मैं आज तो रिवाइज करा देता हूँ बेटा, ब्रीफली रिवाइज करवा देता हूँ थोड़ा सा। लेकिन बेटा नेक्स्ट टाइम अगर कोई बच्चा क्लास चाहे जितना भी रेगुलर है बेटा, अगर आप लोग क्लास को नहीं अटेंड कर सकते बेटा, तो यूट्यूब से जाकर लेक्चर को देख लिया करें बेटा। मैंने वहाँ पे सारे लेक्चर अपलोड कर दिए हैं कल तक के जितने भी हुए थे। अच्छा बेटा, एवापोरेशन को हमने स्टार्ट किया था। एवापोरेशन को बेटा आप लोग इससे बिल्कुल कॉमन लाइफ में हम इससे वाकिफ हैं कि किसी भी लिक्विड का गैसियस फेज में कन्वर्ट होना, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैस फेज इज कॉल्ड एवापोरेशन। और ये किसका रिवर्स है बेटा? कंडेंसेशन का रिवर्स है। कंडेंसेशन में क्या होता है, यानी कि जो बारिश होनी है ना बेटा, जो बारिश होती है वो कंडेंसेशन हो रही है, यानी कि वो वेपर्स ऊपर कलेक्ट होते हैं, बादल बनते हैं और दोबारा पानी बनता है, दैट इज कंडेंसेशन। और एवापोरेशन क्या है? जो पानी है वो एवापोरेट होकर ऊपर की तरफ गैस की फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में उड़ जाता है, दैट इज एवापोरेशन। एवापोरेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। इट मींस ऐसा रिएक्शन है जिसमें, ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिक्वायर होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। उसके बाद यहाँ पे बेटा हमने हेडिंग दी थी प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन, कि बेटा जितने भी मालिक्यूल हैं सब मालिक्यूल मूव कर रहे हैं लिक्विड के अंदर। जितने भी मालिक्यूल हैं उसके अंदर, जितने भी मालिक्यूल हैं, दे ऑल हैव डेफिनेट अमाउंट ऑफ डेफिनेट काइनेटिक एनर्जी। उनकी कोई खास काइनेटिक एनर्जी है। तो ये काइनेटिक एनर्जी, कुछ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है, कुछ की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, और कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एवरेज की, मतलब ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, बल्कि वो एवरेज है। तो जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एवरेज से ज्यादा होती है, जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी एवरेज से ज्यादा होती है, वो मॉलिक्यूल यहाँ से बेटा क्या हो जाते हैं? एवापोरेट हो जाते हैं। यानी कि जो एक मॉलिक्यूल है बेटा, उसको दूसरे मॉलिक्यूल अपनी तरफ क्या कर रहे होते हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब जो मॉलिक्यूल, इसको मैं, ये वाला जो मॉलिक्यूल है रेड सर्कल किया है, अब सपोज हम कर रहे हैं, फर्ज कर रहे हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, ये स्पीड से मूव कर रहा है, तो जब इसकी स्पीड ज्यादा होगी तो ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक कर देगा और एस्केप हो जाएगा। तो इन द लिक्विड स्टेट molecules are in continuous state of motion, they possess kinetic energy, but all molecules do not have same kinetic energy. Majority of molecules have average kinetic energy and few have more than average kinetic energy, कि कुछ molecules की energy average से ज्यादा होती है। तो जो मॉलिक्यूल्स एवरेज से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी रखते हैं, द मॉलिक्यूल्स हैविंग मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी ओवरकम अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग द मॉलिक्यूल्स एंड एस्केप फ्रॉम द सरफेस, इट इज कॉल्ड एवापोरेशन। वो सरफेस से एस्केप कर जाते हैं, इसे एवापोरेशन कहते हैं। फिर हमने कहा था बेटा एवापोरेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि हर टेम्परेचर पे होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आपने बर्फ देखी हो तो बर्फ के ऊपर भी वेपर्स उड़ के जा रहे होते हैं, भाप उड़ रही होती है। पानी को बॉयल कर रहे हैं, वहां पर भी नहर है, घर में कपड़े धो के उनको सुखाने के लिए बाहर धूप में डाला है, जहां पर भी जो भी टेम्परेचर होगा वहां पे एवापोरेशन हो रही है। लिक्विड्स गैसियस फेज में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। ये क्यों हो रहे हैं बेटा? कि जो, अगर बर्फ की बात करें, अगर ये एक आइस का पीस है, तो इसके भी जो सरफेस पर मॉलिक्यूल हैं वो सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जब एब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी को तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बाकी मॉलिक्यूल से ज्यादा हो जाएगी। तो जो भी मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी जिनकी ज्यादा हो बाकी मॉलिक्यूल से, वो एवापोरेट हो जाते हैं। तो आइस की सरफेस पर भी मॉलिक्यूल एनवायरमेंट से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं एंडोथर्मिक, और वो क्या कर जाते हैं? एवापोरेट कर जाते हैं। तो हर टेम्परेचर पर एवापोरेशन हो रही है। एवापोरेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में बेटा हमने कहा था कि एवापोरेशन इज अ कूलिंग फिनोमेना। एवापोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस है। एवापोरेशन के रिजल्ट में ठंडक होती है।
ये हेडिंग थी बेटा, एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। एक और बच्चे ने कहा कि सर एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन कर दें। अब बेटा देखें हो क्या रहा है। ये एक बीकर है और उसके अंदर लिक्विड के बहुत से मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। और जो रेड मॉलिक्यूल बनाए हैं ये क्या कर रहे हैं, सपोज बेटा ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और स्केप हो जाते हैं। ये एनर्जी, अब इनकी एनर्जी बाकी मॉलिक्यूल से ज्यादा हो गई, इन्होंने बाकी मॉलिक्यूल से भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। जब ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल निकल गए तो पीछे ओवरऑल लिक्विड की एनर्जी क्या हो गई बेटा, कम हो गई। सपोज पहले इस लिक्विड का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड था, बहुत से मॉलिक्यूल्स उस लिक्विड में से एवापोरेट हो गए, तो वो अपने साथ एवापोरेट होके गए हैं, वो अपने साथ एनर्जी लेकर गए हैं, उन्होंने बाकी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर ली, तभी वो यहां से गए हैं। तो ओवरऑल टेम्परेचर बाकी मॉलिक्यूल्स का बेटे रिड्यूस होके सपोज हो जाता है 23 डिग्री सेंटीग्रेड, सपोज कर रहे हैं। यानी कि जो ज्यादा एनर्जी थी वो मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करके एवापोरेट हो गए हैं, तो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर क्या हो गया है, कम हो गया है। अब रिमेनिंग मॉलिक्यूल जिनका टेम्परेचर कम हुआ है वो क्या करेंगे, इन्वायरमेंट से एनर्जी क्या करेंगे बेटा, सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, ताकि वो अपनी एनर्जी की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकें, कंपनसेट कर सकें एनर्जी की डेफिशिएंसी को। तो फिर जब वो एनवायरमेंट से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो एनवायरमेंट की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सराउंडिंग में टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो व्हेन द हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल वेपोराइज, जब ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल वेपोराइज हो जाएंगे बेटा, द टेम्परेचर ऑफ रिमेनिंग मॉलिक्यूल फॉल डाउन, तो बाकी जो पीछे मॉलिक्यूल्स रह गए उनका टेम्परेचर कम हो जाता है। तो जब उनका टेम्परेचर कम होगा, वो अपने टेम्परेचर की कमी को पूरा कैसे करेंगे, टू कंपनसेट दिस डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग, तो वो फिर अपनी एनर्जी की कमी को पूरा करने के लिए सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। तो जिसका रिजल्ट क्या निकलेगा, एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग डिक्रीजेस एंड वी फील कूलिंग, और हमारे इर्द गिर्द भी क्या हो जाएगा, फिर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो हमें ठंडक फील होगी, जिस वजह से हम कहते हैं एवापोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस है। यानी कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो एवापोरेट हो गए वो एनर्जी को अपने साथ एब्जॉर्ब करके ले गए, तो पीछे एनर्जी कम हो गई। जब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम हुई तो वो सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, जब सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी तो सराउंडिंग वाले हमारे इर्द गिर्द के माहौल में भी टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो ये है बेटा ओवरऑल एवापोरेशन का प्रोसेस। रिकॉर्डिंग हो रही है बेटा, वो मेरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट है बेटा। अच्छा ये तो बेटा हमारा था प्रीवियस टॉपिक, उसकी एग्जांपल भी दी है कि अगर हम अपने हाथ के ऊपर अल्कोहल के या स्पिरिट का कोई ड्रॉप गिराएं तो हमें ठंडक फील होती है, क्योंकि वो हमारे आपने जब हाथ के ऊपर पेट्रोल गिराया, पेट्रोल या ईथर या कोई भी पानी गिरा लें बेशक, तो हमें थोड़ी देर के लिए ठंडक फील होती है। क्यों, क्योंकि वो फिर पानी क्या करता है, वो हमारी हैंड से, हमारे हाथ से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एवापोरेट हो जाता है। तो हमारे हाथ में जो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, तो पीछे वो हमारे हाथ में टेम्परेचर कम हो जाएगा और हमें ठंडक फील होगी थोड़ी देर के लिए। फिर वो एनर्जी, फिर हमारा हाथ, उसकी जब एनर्जी कम हो जाएगी वो थोड़ी देर बाद वो एनवायरमेंट से एनर्जी एब्जॉर्ब करने लग जाएगा, तो फिर एनर्जी इक्वल हो जाएगी। लेकिन जो मॉलिक्यूल एवापोरेट होते हैं वो अपने साथ एनर्जी को ले जाते हैं, तो पीछे फिर टेम्परेचर कम हो जाता है। अब बेटा फैक्टर्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये हमारा आज का टॉपिक था, इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहला है बेटा सरफेस एरिया। देखिए बेटा सरफेस एरिया क्या 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 मतलब है, ये एक गिलास है और इसमें जो लिक्विड ऐड किया है बेटा, ये जो लिक्विड सरफेस को फेस कर रहा है ये इसका कहलाएगा बेटा सरफेस एरिया। और अगर हम कोई इधर इस साइड पे देखें, बड़ा बर्तन बना दें, सपोज बड़ा बीकर बना दें, तो अब इसको नाम दे देते हैं बी का और इसको नाम देते हैं ए का। तो इसमें देखिए ज्यादा जो बेटा इसका एरिया है वो इन्वायरमेंट को क्या कर रहा है, फेस कर रहा है, तो बी का जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा है। तो ये जो, अब याद रखेंगे बेटा जो एवापोरेशन है वो एक सरफेस फिनोमिना है।
एक तरफ हमने गिलास लिया है और एक तरफ बड़ा सा बर्तन टब लिया है जिसमें सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल। अब बेटा मॉलिक्यूल कहाँ से एस्केप हो सकते हैं? सरफेस से एस्केप होते हैं। तो गिलास में देखिए थोड़े से मॉलिक्यूल हैं जो सरफेस पर हैं और इन्हीं मॉलिक्यूल के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ से एस्केप हो सके। जबकि अगर इस बर्तन में देखें दूसरी तरफ तो सरफेस के ऊपर बहुत से मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, तो ज्यादा मॉलिक्यूल के पास चांस है कि वो एनवायरनमेंट में एस्केप कर सके। तो एवापोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास एवापोरेट होने का चांस होगा। इस बात को समझ आ रही है बेटा आप लोगों को कि जितनी सरफेस ज्यादा होगी, जितनी सरफेस विद एनवायरनमेंट कांटेक्ट ज्यादा होगा, उतने ज्यादा मॉलिक्यूल के पास चांस होगा एवापोरेट होने का। तो अगर हम सरफेस एरिया बढ़ाते जाएंगे तो एवापोरेशन इंक्रीज हो जाएगी, और अगर सरफेस एरिया कम कर दें तो एवापोरेशन डिक्रीज हो जाएगी। इस पॉइंट को अंडरस्टैंड किया बेटे आप लोगों ने? बताएं बेटा, इस पॉइंट को अंडरस्टैंड किया कि जितना बेटा सरफेस एरिया ज्यादा है। अब ए डायग्राम में देखें तो सरफेस एरिया थोड़ा सा है, तो थोड़ी सी तादाद में मॉलिक्यूल हैं जो इन्वायरमेंट में एस्केप कर सकते हैं। अगर बी डायग्राम में देखें तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो इन्वायरमेंट में एस्केप कर सकें, क्योंकि जो दीवारों के साथ मॉलिक्यूल मौजूद है ये तो जहां से एस्केप नहीं कर सकते। एस्केप का सिर्फ एक ही चांस है कि सरफेस से मॉलिक्यूल इन्वायरमेंट में एस्केप कर सकते हैं। तो जाके रीड करते हैं बेटा, इसी पॉइंट को याद रखेंगे। एवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, यानी कि ये सरफेस से होता है। evaporation is a evaporation is a surface phenomena. Greater is the surface area, greater is evaporation and vice versa. यानी कि greater is the surface area, greater is evaporation. Lesser the surface area, lesser will be the evaporation. surface area बढ़ाएंगे तो evaporation ज्यादा होगी, surface area कम करेंगे तो evaporation कम होगी बेटा। कवर कर देंगे तो बेटा फिर evaporation नहीं होगी, वो मॉलिक्यूल्स रुक जाएंगे। हम नेक्स्ट टॉपिक में वही डिस्कस करेंगे बेटा। फॉर एग्जाम्पल, sometimes a saucer is used if tea is to be cold quickly। अगर आप चाय पी रहे हैं और जल्दी जल्दी ठंडी करनी है, जैसे आप बचपन में चाय पीते थे तो वो नीचे एक प्लेट होती है, उसमें चाय को डाल लेते हैं सॉसर में ताकि वो जल्दी ठंडी हो जाए। दिस क्यों डालते हैं उसमें? दिस इज बिकॉज evaporation from larger surface area of saucer is more than from the smaller surface area of a tea cup। कि टी कप का जो सरफेस एरिया वो कम है। जो कप का सरफेस एरिया है वो कम है, लेकिन जो प्लेट है उसमें जब हम चाय को ले लेते हैं तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा है। तो ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो एवापोरेशन ज्यादा होगी, इसीलिए चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी। अगर आपके घर में पानी गिर गया है फर्श पर तो हम उसको वाइप कर देते हैं, वाइपर से फैला देते हैं ताकि ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास अपॉर्चुनिटी हो कि वो जल्दी एवापोरेट हो। कपड़े अगर आपने गीले हैं तो उनको हम फैला के रखते हैं, अगर उनको इकट्ठा करके रख दें तो वो नहीं खुश्क होते, क्योंकि फिर वो कम मॉलिक्यूल के पास चांस होता है कि वो एवापोरेट हो। फैला के रख देंगे तो उनका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास अपॉर्चुनिटी होगी कि वो एवापोरेट हो सके। नेक्स्ट है बेटा टेम्परेचर। अब बेटा मॉलिक्यूल्स एवापोरेट कब होते हैं? जब जिन मॉलिक्यूल्स की हमने अभी बात की थी, जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो वही एवापोरेट होते हैं बेटा। अगर एक मॉलिक्यूल है बेटा, उसको दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्टिव फोर्सेस ने क्या किया हुआ है बेटा, यानी कि जकड़ के रखा हुआ है, उसको अपनी तरफ बाकी मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर इस ए मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाए, इसकी मूवमेंट फास्ट हो जाए, तो ये फिर इन बॉन्डिंग को क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। ये फिर इन बॉन्डिंग को ब्रेक कर देगा, इन बॉन्डिंग को ब्रेक करके यहां से एस्केप हो जाएगा। इट मींस अगर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो तो उनकी एवापोरेशन ज्यादा होगी। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे ज्यादा हो सकती है? अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें बेटा। एट हाई टेम्परेचर rate of evaporation is high because at high temperature kinetic energy of molecule increases so high that they overcome the intermolecular forces and evaporate rapidly। कि जिन मॉलिक्यूल्स की टेम्परेचर ज्यादा करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है, और जब उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो वो बाकी मॉलिक्यूल्स के साथ अपनी अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक करके एस्केप कर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल,
water level in a container with hot water decreases earlier than that a container with cold water। यानी कि अगर एक तरफ आप गर्म पानी रख दें, बेटा ये सारा मार्क करना है, सरफेस एरिया कंप्लीट मार्क करना है, टेम्परेचर कंप्लीट मार्क करना है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कंप्लीट मार्क करना है। तो अगर एक तरफ बेटा गर्म पानी है और एक तरफ ठंडा पानी है, तो जो गर्म पानी है वो जल्दी एवापोरेट होगा क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। दिस इज बिकॉज हॉट वाटर एवापोरेट अर्लियर देन द कोल्ड वाटर। यानी कि जब बेटा लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे होंगे ना, डिफाइन एवापोरेशन ऑन व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड, तो पहले एक पैराग्राफ से हमने एवापोरेशन को डिफाइन किया, उसकी एग्जांपल दी, फिर सरफेस एरिया की बेटा हेडिंग देकर इसको एक्सप्लेन किया, तो यहाँ पर इसकी सरफेस एरिया की एग्जांपल की हेडिंग दे देंगे, फिर टेम्परेचर की हेडिंग देंगे तो टेम्परेचर की हेडिंग में फॉर एग्जांपल की हेडिंग दे देंगे, और लास्ट है बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। इसको देखिएगा बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। अब बेटा एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल आपस में जो अट्रैक्शंस रखते हैं उन्हें हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। अगर मॉलिक्यूल्स की आपस में अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी तो क्या वो एवापोरेट होंगे? यानी कि दो केसेस हम बेटा, हम यहाँ पे दो केसेस बना लेते हैं। एक केस वो जहां पर मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हैं, ये मॉलिक्यूल सपोज कर रहे हैं बेटा हम। बी केस, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है, वो मैंने थिक लाइन से ड्रा किए हैं बेटा। और एक तरफ एक केस है जहां पर मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं, तो कौन से मॉलिक्यूल आसानी से एवापोरेट होंगे बेटा, ए वाले या बी वाले? जी बेटा, हुमेरा वो लाइन लिखनी होगी आपने ना, ऊपर वाली लाइन लिखेंगे उसकी। अच्छा बेटा मुझे यहाँ बताएं, ए केस के मॉलिक्यूल ज्यादा स्ट्रांगली एवापोरेट होंगे या बी के? जोहा ने ठीक बताया, हुजैफा ने भी ठीक बताया, बाकी बच्चे भी कंट्रीब्यूट किया करें बेटा। अरुषा, अच्छा, हुमेरा और अरुषा, ईमान ने ठीक बताया, अरुषा बेटा आपने सही नहीं बताया, हुमेरा बेटा आपने भी सही नहीं बताया। देखिए मैं एक बार फिर इसी को एक्सप्लेन करता हूँ, आंसर फिर भी आप करेंगे। बेटा एवापोरेशन होने का मतलब है, मैं एक मॉलिक्यूल को रेड से सर्कल कर रहा हूँ कि ये वाला मॉलिक्यूल यहां से निकल जाए, यानी कि बाकी मॉलिक्यूल्स को छोड़ के, लिक्विड है सपोज ये, और ये लिक्विड को छोड़ के एवापोरेट हो जाए, और इस तरफ बी वाले मॉलिक्यूल, ये क्या, ये वाला मॉलिक्यूल क्या करे, बाकी मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे छोड़ दे और निकल जाए, गैस फेज में एवापोरेट हो जाए। तो कौन सा मॉलिक्यूल आसानी से यहां से छोड़ के जा सकता है? वो मॉलिक्यूल जिसकी बॉन्डिंग स्ट्रांग है, या वो मॉलिक्यूल जिसकी बॉन्डिंग वीक है? ए केस में देखें तो बेटा, ए केस में हमने बॉन्डिंग को वीक बनाया है, यहाँ पर ये बॉन्ड वीक है, वीक लाइन से इंडिकेट किया है। बी में देखें वो एक मजबूती के साथ अट्रैक्ट हो रहा है बाकी मॉलिक्यूल के साथ। तो कौन से मॉलिक्यूल आसानी से एवापोरेट होंगे, जिनकी वीक फोर्सेज होंगी या जिनकी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज होंगी? जी हादिया ने ठीक बताया है, हुमैरा आपको अभी आप समझ आ गई है। अरुषा आप बताएं बेटा, हुआ क्लियर कि नहीं बेटा? अरुषा नहीं समझ आई तो बेटा मुझे बता दे, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन सब बच्चों को इसकी, इस पॉइंट की समझ जरूर आनी चाहिए, ये आगे भी यही पॉइंट बार बार रिपीट होगा आगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वाला। जी बेटा ठीक हो गया। देखिए बेटा, जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं, वो एक मॉलिक्यूल समझ ले, एक मॉलिक्यूल का बाकी मॉलिक्यूल के साथ ताल्लुक, दोस्ती कमजोर है, तो वो वहां से आसानी से एवापोरेट हो जाएगा। और वो मॉलिक्यूल जिनकी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ दोस्ती बहुत स्ट्रांग है, उसके साथ उसकी रिलेशनशिप काफी स्ट्रांग है, तो उसका एवापोरेट होना मुश्किल हो जाता है। तो इसी को रीड करते हैं कि इसी बात को लिखता कैसे है बेटा, कि इफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर, मॉलिक्यूल फेस डिफिकल्टी इन एवापोरेशन। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हैं तो एवापोरेशन डिफिकल्ट होगी, और इफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीकर, एवापोरेशन बिकम इजी। फॉर एग्जांपल, water has stronger intermolecular forces than alcohol, therefore alcohol evaporate faster than water। कि बेटा एक तरफ है बेटा अल्कोहल, और एक तरफ है वाटर।
पानी के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पानी में स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए पानी का जो एवापोरेट होने का रेट है वो स्लो है। जबकि अल्कोहल या पेट्रोल हो गया बेटा, पेट्रोल अगर हो तो वो फौरन उड़ जाता है, फौरन एवापोरेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके एक मालिक्यूल और दूसरे मालिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन वीक है, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं, तो जहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो वहां पर एवापोरेशन स्ट्रांग होती है बेटा। जी बेटा मरियम ने ठीक, आप भी ठीक कह रही हैं बेटा, जिनमें वीक फोर्सेस होंगी उनकी एवापोरेशन जल्दी होगी, और जिनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस, जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी उनकी एवापोरेशन स्लो होगी, उनकी एवापोरेशन में डिफिकल्टी होगी। तो ये बेटा हमारा आज का टॉपिक था। आई होप कि ये टॉपिक आप लोगों का क्लियर हो गया। मुझे बता दें ये टॉपिक क्लियर है सब बच्चों का? फैक्टर्स की समझ आ गई बेटा? बाकी बच्चे भी यस बताएं अगर आ गई समझ तो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं बेटा। उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आज डिस्कस करते हैं, बाकी उसको डिटेल से कल पढ़ेंगे। दैट इज बेटा वेपर प्रेशर। टेस्ट योरसेल्फ 5.3 कौन से क्वेश्चन थे बेटा? इनको बेटा कल डिस्कस करते हैं, आप मुझे कल बताइएगा। मैं आज के टॉपिक का मैंने जिसको प्रिपेयर किया हुआ है इसकी डायग्राम्स वगैरह को, ये फिर रह जाएंगी, इनको कल डिस्कस कर लेंगे। टेस्ट योरसेल्फ 5.3 आप लोग बेटा इनको समझ लीजिएगा ना, अगर ना समझ आए फिर मुझसे पूछिएगा। अच्छा बेटे, ये एक कंटेनर है, और उसके अंदर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। अब आपको पता है बेटा कि लिक्विड क्या करता है? एवापोरेट करता है। अगर हम उसके ऊपर ढक्कन रख दें, यानी कि रास्ता बंद कर दें बेटा, अब ये जो मॉलिक्यूल जहां से एवापोरेट होके एनवायरनमेंट में जाने थे, अब वो एनवायरनमेंट में नहीं जा सकेंगे, और वो यहाँ पे क्या होने लग जाएंगे बेटा? जमा होना शुरू हो जाएंगे। ऐसी बात है, यानी कि एक बीकर था, उसमें लिक्विड मॉलिक्यूल्स थे जो एनवायरनमेंट में निकल जाते थे। अगर हम उनका रास्ता बंद कर दें तो अब वो एनवायरनमेंट में एस्केप नहीं कर सकते, वो यहाँ पे कन्फाइंड हो गए हैं, बंद हो गए हैं। अब आपको पता है बेटा वेपर्स क्या होते हैं? गैसियस स्टेट में होते हैं, यानी कि जो वेपर्स हैं बेटा वो गैस की फॉर्म में है। और गैस क्या एग्जर्ट करती है? प्रेशर। गैसेस क्या एग्जर्ट करती हैं? प्रेशर। अब यहां पर क्या होता है बेटा? आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जमा होना शुरू हो जाते हैं, और ये सॉरी ये वेपर्स, जो लिक्विड के वेपर्स बने थे वो यहाँ पे जमा होना शुरू हो गए, और वो यहाँ क्या करते हैं बेटा? प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, यानी कि ये लिक्विड के मॉलिक्यूल इधर भी स्ट्राइक करेंगे, इधर दीवारों के साथ स्ट्राइक कर रहे हैं, कोई किधर मूव कर रहा है, कोई किधर, कोई उनका रास्ता बंद हो गया, वो बाहर एस्केप नहीं कर पा रहे। अगर आपने बेटा नोट किया हो, जबकि कोई बर्तन, जब कोई बर्तन आप जिसमें उबाल रहे हैं, उसमें पानी उबाल रहे हैं, उसके ऊपर आप ढक्कन उठाएं अगर, तो ढक्कन के ऊपर छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स बने होते हैं, यानी कि इसको जब आप हीट कर रहे हैं, इसके अंदर पानी है, उसको जब आप हीट करेंगे तो वेपर्स ऊपर उड़ के जाते हैं, और वेपर्स यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाते हैं, और थोड़े थोड़े आप अगर आप देखें तो उस लिड के ऊपर पानी के ड्रॉपलेट्स भी बने होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि बेटा ये जो वेपर्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये जब रुक जाते हैं तो ये दोबारा पानी में कन्वर्ट होके, यानी कि यहाँ पे ये वेपर था, वेपर ऊपर जाता है, और वो दोबारा वाटर ड्रॉपलेट्स बन के
नीचे आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे दो काम हो रहे होते हैं बेटा, कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं, यहां पर वेपर्स बन रहे हैं, और वेपर्स का रास्ता बंद है, वो थोड़ी देर के बाद वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में दोबारा नीचे आना शुरू हो जाते हैं। वाटर कम तो नहीं होगा ना बेटे, पानी के मॉलिक्यूल्स यानी कि एस्केप बाहर जाने का रास्ता तो नहीं है। हाँ, कुछ देर के बाद ऐसा होगा बेटे, यानी कि स्टार्ट में तो ज्यादा मॉलिक्यूल एवापोरेट हो रहे हैं और कुछ मॉलिक्यूल वापस लिक्विड की फॉर्म में दोबारा पानी में शामिल हो रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब ऊपर, यानी कि यहां पर बेटे इस एरिया में ढक्कन के नीचे वेपर्स बढ़ते जाएंगे तो उनका आपस में कंडेंस होने का रेट बढ़ता जाएगा। तो स्टार्ट में क्या हो रही है बेटा, एवापोरेशन हो रही है, और थोड़ी देर के बाद कंडेंसेशन भी स्टार्ट हो गई है। कंडेंसेशन क्या है कि ये जो पानी के मॉलिक्यूल दोबारा नीचे बन के ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में दोबारा वापस आ रहे हैं। अगर तो हम कवर ना करते तो सारा पानी एवापोरेट हो जाता, आहिस्ता आहिस्ता उड़ जाता। हमने कवर कर दिया, वेपर्स को रास्ता ना मिला बाहर जाने का, तो वेपर्स दोबारा आपस में मिलके पानी बनाने लग जाते हैं। तो वहां पे दो काम हो रहे होते हैं, एक तो एवापोरेशन हो रही है, यहां से लिक्विड के मॉलिक्यूल एवापोरेट होके ऊपर जमा हो रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या हो रही है बेटा, कंडेंसेशन हो रही है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल कंडेंस होके दोबारा लिक्विड में आ रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है कि जितने मॉलिक्यूल एवापोरेट हो रहे हैं, जितने मॉलिक्यूल्स एवापोरेट हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल कंडेंस हो रहे होते हैं। अगर 10 मॉलिक्यूल वेपर्स बन रहे हैं तो ऊपर से 10 मॉलिक्यूल दोबारा लिक्विड में आ रहे होते हैं। तो इधर एक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, एक बैलेंस हो जाता है कि यानी जितने मॉलिक्यूल एवापोरेट हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल कंडेंस हो रहे हैं। स्टार्ट में तो ज्यादा मॉलिक्यूल एवापोरेट हो रहे थे और कम मॉलिक्यूल कंडेंस हो रहे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ऊपर वेपर्स की कंसंट्रेशन बढ़ती गई तो एक टाइम ऐसा आया कि वेपर्स जितने मॉलिक्यूल एवापोरेट हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल कंडेंस बैक हो रहे हैं इनटू वाटर। तो इस स्टेज पर बेटे, इस टाइम पर ये जो वेपर मौजूद हैं, ये इन वॉल्स के ऊपर जितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, इस प्रेशर को कहते हैं वेपर प्रेशर। इस प्रेशर को यानी कि जो इक्विलिब्रियम में जब आने के बाद जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे बेटा, उसे क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर। इसी को जरा रीड करते हैं बुक से, इसी की डेफिनेशन को देखिएगा बेटा। द प्रेशर exerted by vapors of liquid at equilibrium with liquid at particular temperature. Pressure exerted by vapors of liquid at equilibrium with liquid. Pressure exerted by vapors of liquid, और कब, जब ये इक्विलिब्रियम में आ चुका हो विद लिक्विड। इट मींस जब एवापोरेशन, पानी का वेपर्स बनना, लिक्विड का वेपर्स बनना और लिक्विड का दोबारा कंडेंस होने में जब एक इक्विलिब्रियम आ जाए, तो उस वक्त, उस समय जो वेपर्स का प्रेशर होगा उसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर। तो ये डेफिनेशन दोबारा देखें बेटा, कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड, लेकिन कब, जब इक्विलिब्रियम आ चुका हो विद लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बेटा बैलेंस। अभी जैसे हमने कहा ना बेटे कि स्टार्ट में तो ज्यादा मॉलिक्यूल एवापोरेट हो रहे हैं और हमने इसका ढक्कन बंद किया हुआ है, लिड क्लोज है, तो पहले ज्यादा मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ जा रहे थे। जब रास्ता क्लोज हो गया तो आहिस्ता आहिस्ता मॉलिक्यूल्स ऑफ वेपर्स स्टार्टेड कमिंग बैक टू द लिक्विड। वो मॉलिक्यूल थोड़ी देर के बाद दोबारा वापस आना शुरू हो जाएंगे बेटा। तो जब एक ऐसा टाइम आए कि जितने मॉलिक्यूल एवापोरेट हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल कंडेंस हो रहे हो, तो इस स्टेट को कहते हैं इक्विलिब्रियम। यानी कि जितने मॉलिक्यूल गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इस कंडीशन को कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो अब बेटा इसकी डेफिनेशन की समझ आई।
कि इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम इज द स्टेट व्हेन रेट ऑफ वेपोराइजेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल टू ईच अदर बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये जितने मॉलिक्यूल वेपोराइज हो रहे हो उतने ही मॉलिक्यूल कंडेंस हो रहे हो, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस स्टेट को कहते हैं इक्विलिब्रियम। बेटा आप लोगों को इसकी वेपर प्रेशर की डेफिनेशन समझ आ गई बेटा? अब इंशाल्लाह इसको हम कल एक बार फिर से रिवाइज करने के बाद इस लॉन्ग क्वेश्चन को, वेपर प्रेशर वाले लॉन्ग क्वेश्चन को कल कंप्लीट करेंगे बेटा। आप लोगों ने एवापोरेशन को डिस्कस करना है, सी से इसको अंडरस्टैंड करना है, और वेपर प्रेशर की डेफिनेशन को समझना है, अंडरस्टैंड करना है। अक्सर बच्चे लिख देते हैं जी बेटा सिर्फ इसकी डेफिनेशन करनी है, ये जो मार्क रेड से मार्क किया ना बेटा वेपर प्रेशर की डेफिनेशन, ये अक्सर बच्चे कहते हैं कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड। तो बेटा वेपर तो तब भी जब स्टार्ट में हम इसका क्लोज करें अगर ढक्कन, तो स्टार्ट में भी तो वेपर्स उड़ के जा रहे हैं, तो उस वक्त भी तो कोई प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे, लेकिन उस प्रेशर को वेपर प्रेशर हम नहीं कहेंगे। वेपर प्रेशर तब कहलाएगा जब कंडेंसेशन और एवापोरेशन दोनों में इक्विलिब्रियम आ चुका हो, यानी जितने मॉलिक्यूल एवापोरेट हो रहे हो उतने ही मॉलिक्यूल कंडेंस बैक हो रहे हो, तो उस वक्त जो वेपर्स का प्रेशर होगा वो कहलाएगा वेपर प्रेशर। जी बेटा ये हमारा आज का टॉपिक था। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो बताएं बेटा, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो लिख दे नो क्वेश्चन। ओके बेटा नोमान, बाकी बच्चे भी बता दें लेक्चर अगर आपको समझ आ गई है बेटा तो नो क्वेश्चन, क्लियर? क्लियर फॉर मैन, क्लियर फॉर वुमेन? पार्टिसिपेंट्स कम हो गए हैं बेटा, पता नहीं क्या बात है। अगर आप लोगों का बाकी बच्चों के साथ बेटा कांटेक्ट है तो एक बात देखिए ना, जैसे कि अभी न्यूज आई है आपके ग्रुप में भी, कल मैम का मैसेज आया हुआ था कि मे बी यानी कि कुछ दिनों तक आप लोगों के साथ न्यू सिलेबस शेयर किया जाएगा। न्यू सिलेबस शेयर होने का मतलब है बेटा कि सिलेबस कम हो गया है, इसका मतलब है पेपर अपने पुराने टाइम पे होंगे, तो आप लोगों के पास ओवरऑल टाइम अब कम है। तो जो बच्चे टाइम मिस कर रहे हैं, जो बच्चे लेक्चर्स नहीं ले रहे बेटा, उन लोगों से कहें कि ये आप लोगों का फिर आखिर में नुकसान हो जाएगा, आप लोगों की रिवीजन नहीं हो सकेगी। जो बच्चे बाद में ज्वाइन करेंगे, यानी कि अब अगर आप सितंबर में क्लासेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास 5 से 6 महीने होने हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फेब, और मार्च के स्टार्ट में तो पेपर स्टार्ट हो जाते हैं बेटा, तो टाइम होने कम। इसका मतलब है फिर जो बच्चे बाद में आएंगे उनके लिए रिवीजन नहीं हो सकेगी, या रिवीजन होगी भी सही तो बहुत स्पीडी रिवीजन होगी। तो बाकी बच्चों से भी कहें बेटा कि क्लास को ज्वाइन किया करें, आप लोगों का इसमें फायदा है। चलें बच्चे, आप लोग अब क्लास को हम करते हैं लीव, मैं करता हूँ मौसम एंजॉय, आप करें अपनी अगली क्लासेस एंजॉय। सर यूट्यूब पर प्लीज अपलोड कर दें ताकि मैं मिस हुए गए लेक्चर्स। बेटा मैंने सारे लेक्चर्स, हफ्सा बेटे मैंने सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। जी जी बेटा टॉपिक्स कट होंगे ना, मतलब तो वो टॉपिक्स भी कट होने का मतलब है सिलेबस तो कम होगा। जी बेटा अभी हमें स्कूल की तरफ से फाइनल नहीं कहा गया, मैं आज बात करूंगा प्रिंसिपल से। हमें बहुत जल्द अगर वो बात, यानी कि जो सिलेबस वाली बात मूव कर रही है, गर्दिश कर रही है, अगर वो सच हुई तो हम वेरी क्विकली जो है उसी सिलेबस को फॉलो करना स्टार्ट करेंगे बेटा। मैंने बेटा प्रीवियस सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, जहाँ कल तक वाले, और आज वाला लेक्चर भी मैं अभी अपलोड कर दूंगा। आप लोग वो जो मैंने बताया हुआ है आपको कि केमिस्ट्री विद खलीक सर्च करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपके इस चैप्टर की अलग प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, चैप्टर नंबर 5, 9th केमिस्ट्री चैप्टर 5, तो उसमें चैप्टर 5 के सारे लेक्चर्स मौजूद होंगे बेटा। जी बेटा ईमान कुछ कहना चाह रही है, ईमान तारिक? ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज बच्चों। चलो आप लोग अपनी नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन करें, पढ़ें। मौसम बहुत अच्छा हुआ है, मैं तो करता हूँ मौसम एंजॉय, आप लोग अपनी क्लासेस एंजॉय करें बेटा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।